जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं कि हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं इस चीज का आपको दावा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा कि आपको चार धाम यात्रा कैसे करना है, कितना दिन हमको प्लानिंग करनी चाहिए, क्या हमारा साधन रहना चाहिए, मैं पैकेज बुक कराऊं कि मैं बस से जाऊं या अपनी गाड़ी से जाऊं, चार धाम यात्रा करने के दरमियान में हमारे होटल्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमको भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, क्या हमको उचित कॉस्ट में ये सारी चीजें उपलब्ध होगी या नहीं होगी, और चार धाम यात्रा में कब जाऊं जिससे मेरी यात्रा सुखद तथा मंगलमय बने, और टोटल खर्चा इस चार धाम यात्रा का कितना आ जाएगा। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको चार धाम यात्रा करने के लिए सहूलियत भी मिले, आपका खर्चा भी कम आए और आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक कठिनाई न हो। दोस्तों हालांकि भारत में चार धाम जो मुख्य धाम है वो तो हमारे हैं गुजरात के द्वारकाधीश, उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तराखंड के बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ पे जो चार धाम यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड में जो चार धाम है यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भारत की जो मेन चार धाम है उनकी अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखा हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहां आपको चार धाम यात्रा का एक प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको चारों वीडियो मिल जाएगी अगर आप भारत के चार धाम करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार धाम यात्रा का कपाट कब खुलेगा। दोस्तों उत्तराखंड में ठंडी के समय पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है ये 6 से 7 महीने का होता है, और इन्हीं 6 से 7 महीने में आप जा सकते हैं, और वो है आपका मई से लेके अक्टूबर नवंबर के आसपास, जो कार्तिक पूर्णिमा रहती है, भाई दूज कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आपका कपाट बंद हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड में ही आपको ये चार धाम यात्रा करने को मिलेगी। कब जाना है, कौन सा उचित है, अभी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कपाट कब खुलेगा। सबसे पहले जो यात्रा हमारी प्रारंभ होती है वो होती है यमुनोत्री से, उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद हम जाते हैं केदारनाथ और उसके बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ। तो जो यमुनोत्री और जो गंगोत्री का जो कपाट खुलने का समय है वो है 14 मई 2021 का। मैं इस साल का बता रहा हूँ, हर साल ये डेट फ्लक्चुएट होती है। और अगर मैं केदारनाथ के कपाट की बात करूं तो वो ओपन हो रहा है 17 मई को, और अगर बद्रीनाथ की बात करूं तो वो हो रहा है 18 मई 2021 को। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारे चार धाम के कपाट कब खुल रहे हैं। अब प्रारंभ करते हैं कि हमको चार धाम यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए, कौन सा हमको साधन लेना चाहिए। और हमारा सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो आप हरिद्वार पहुंचिए, अगर आपका माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप देहरादून पहुंचिए। दोनों ही प्लेस से आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, टैक्सी, और वहां पे अगर आप पैकेज कराना चाहते हैं बस के द्वारा या फिर आप किसी कार के द्वारा तो आपको दोनों जगह पे उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये जानते हैं कि ये टोटल हमारा कितना दिन का प्लान बनेगा। दोस्तों जो मैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें मैंने 11 दिन लेके चला है। 11 दिन से अगर आप कम करते हैं तो डेफिनेटली आपको शारीरिक तकलीफ होगा, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोड डिस्टेंस आपको एक एक दिन में 100, 200 और 250 किलोमीटर कवर करना है। तो इसीलिए एटलीस्ट 11 दिन का तो लेके चलिए। अगर आप और विश्राम चाहते हैं तो आप उसको 15 दिन भी खींच सकते हैं, लेकिन मेरे प्लानिंग के अनुसार मैंने 11 दिन का ट्रिप बनाया है। डे नंबर 1 पहले दिन की कैसे कैसे हमको प्लानिंग करनी है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि आप बस से जाएं या फिर आप किसी प्राइवेट व्हीकल से जाएं। बरकोट में हमको रात में रुकना है। अब वहां पे बहुत सारे होटल्स हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहां पे गेस्ट हाउस है। GMVN जो है, जिसको गढ़वाल मंडल विकास निगम कहा जाता है, ये उत्तराखंड के सरकार की तरफ से दी जाने वाली गेस्ट हाउस फैसिलिटी है। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। आपको ऑनलाइन बुकिंग इस पोर्टल पे जाके आप जो भी लोकेशन है उस लोकेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं, और वहां पे आपको बरकोट में प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिलेंगे। और अगली सुबह उठकर हम बढ़ेंगे यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमको पहले जाना पड़ेगा बरकोट से जानकी चट्टी, और ये जानकी चट्टी की दूरी है 44 किलोमीटर बरकोट से। तो सबसे पहले आप जानकी चट्टी पहुंचे, और जानकी चट्टी से हमको 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय करना है। और पैदल यात्रा तय करते वक्त आपको लगभग 4 से 5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये 6 किलोमीटर काफी चढ़ाई पर है। और हम पहुंचेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप दर्शन करिए, 1-2 घंटा आप वहां स्पेंड करिए, और वापस जानकी चट्टी होते हुए आप बरकोट पहुंचे। यानी कि दूसरा दिन आपको शाम हो जाएगा बरकोट वापस आते आते, और उस दिन आप फिर से स्टे करिए बरकोट में। जो भी होटल आप लिए रहेंगे उस होटल पे आप चेकआउट मत करिए, उस दिन वापस से आप स्टे करिए। होटल की अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो ये आपको 500 रुपए से लेके 1500-2000 रुपए तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन पे आ रहे हैं, कौन से सीजन में आना है, अभी मैं आगे चर्चा करता हूँ। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो खाने पीने की आपके ज्यादा फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, बट आपको शाकाहारी भोजन आराम से उपलब्ध हो जाएगा, और आपको थाली सिस्टम आराम से 80 से 100 रुपए में आप भरपेट खाना खा लेंगे। तो दोस्तों आप दूसरे दिन आप स्टे करिए, वहां विश्राम करिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 3 पर
डे नंबर 3 पे आप बरकोट से अब हम बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की तरफ, यानी कि जो दूसरा धाम है वो है हमारा गंगोत्री। लेकिन आपको डायरेक्ट गंगोत्री नहीं पहुंचना है, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी भी हमको स्टे करना है क्योंकि वहां पे कुछ दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल है। बरकोट से जो उत्तरकाशी की जो दूरी है वो आपकी लगभग 90 से 100 किलोमीटर की पड़ जाती है, यानी कि आपको हार्डली 3 से 4 घंटे में आप उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी में आप होटल ले लीजिए। यहाँ पे अगेन आपको होटल वही 800 रुपए से स्टार्ट होकर 1500-2000 रुपए तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। सेम यही एजेंडा आपका खाने पीने के लिए भी है कि वहां पे आपको 80 रुपए 100 रुपए हार्डली 150 रुपए तक होटल देखने को मिल जाएंगे भोजन के लिए, और आप वहां स्टे करिए। तो उत्तरकाशी में आपको कौन कौन सी जगह घूमना है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, कुछ प्राचीन वहां गुफाएं हैं, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। मानेरी डैम है वहां भी जा सकते हैं। टेहरी डैम भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर है, लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। और वापस उस दिन रात में स्टे करिए उत्तरकाशी में, और तीसरा दिन आपका यहाँ पे पूर्ण होता है। बढ़ते हैं, आपको फिर से चौथे दिन की रात बिताना है, यानी कि उत्तरकाशी में भी आपको रूम जमा मत करिएगा। जो रूम आप लिए रहेंगे उसी रूम को आप 2 दिन के लिए बुक कराइएगा और उस दिन आप विश्राम करिएगा। डे नंबर 5, 5वें दिन आपको प्रस्थान करना है सोनप्रयाग की तरफ, यानी कि हमारे महादेव की तरफ, केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों उत्तरकाशी से हम सोनप्रयाग जाएंगे क्योंकि सोनप्रयाग में हमको स्टे करना है। उत्तरकाशी से हमको सोनप्रयाग जो जाना है वो 220 किलोमीटर लगभग आपका पड़ जाता है, और 220 किलोमीटर तय करने के लिए आपको लगभग 10 से 11 घंटे का बाई रोड डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि काफी थकान भरा होगा। तो सोनप्रयाग आप पहुंचकर 5वें दिन रात हो जाएगी आपको इतना तय करते करते। आप स्टे करिए और वहां पे आप भोजन करने की भी आपको व्यवस्था मिल जाएगी। सोनप्रयाग में आपको होटल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये रूट जो है ये केदारनाथ जाने का रूट है, तो यहाँ पे आपको होटल्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ स्टे करिए, भोजन करिए और उस दिन विश्राम करिए। डे 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग या तो आप चाहे तो घोड़े खच्चर के द्वारा कर सकते हैं, या तो चाहे आप हेलीकॉप्टर के द्वारा कर सकते हैं, या तो चाहे आप पिट्ठू के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी फेयर आपको आगे बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल आपका प्रति व्यक्ति बजट कितना बनेगा, तो वो आपको पैदल यात्री का बताऊंगा। अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं या अगर आप पिट्ठू लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आप 6वें दिन आप केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग प्रारंभ करिए। गौरीकुंड से आपको प्रस्थान करनी है और केदारनाथ आप 6वें दिन तो पहुंच जाएंगे शाम होते होते, और उसी दिन आप 8-9 बजे तक दर्शन भी कर लीजिए महादेव का। 4 किलोमीटर के दायरे पे हैं। अगर आप केदारनाथ की वीडियो और तथा आप बद्रीनाथ की वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कंप्लीट वीडियो आपको है कि आपको कैसे कैसे ट्रैकिंग करनी है, क्या आपको घूमना है, कहाँ वहाँ पे खाने पीने का खर्चा मिलेगी, कहाँ केदारनाथ में स्टे करना है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने केदारनाथ के ऊपर तथा मैंने बद्रीनाथ के ऊपर बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और तथा आपके ऊपर रोड। तो काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। और 9वें दिन उठकर आप बद्रीनाथ स्वामी जी के दर्शन करिए और आप आसपास की जितने भी जगह है उसको घूमिए, जो कि आपको बद्रीनाथ वाले कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगा कि आपको कहां कहां घूमना है। और 9वें दिन भी आप बद्रीनाथ में ही स्टे करिए। 10वें दिन आपको प्रारंभ करनी है अपनी वापसी आपको वापस हरिद्वार ही आना पड़ेगा क्योंकि आपकी ट्रेन हरिद्वार से होगी या फिर आपकी देहरादून से फ्लाइट हो सकती है। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट एक ही दिन में हरिद्वार की यात्रा मत करिए क्योंकि आपका शरीर काफी ज्यादा थक जाएगा, आपकी तबीयत भी अस्वस्थ हो सकती है। तो आपको बद्रीनाथ से सबसे पहले आना है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आप एक दिन और 11 दिन का मैंने एक एंटायर जर्नी आपको बताया। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों हम कि हमको 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे उचित और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई महीने में ये इसका कपाट खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चलता है। लेकिन मई और जून ये 2 महीने में सबसे ज्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली केदारनाथ के यात्री बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ आपके 4 धाम के यात्री बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपको जो भीड़ देखने को मिलती है वो तो मिलती ही है, प्लस आपके होटल के कॉस्ट और आपके खाने पीने के कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो उचित समय है 4 धाम यात्रा करने का वो है आपका सितंबर से अक्टूबर वाला महीना, क्योंकि इस महीने में ना तो आपकी बारिश होती है ना तो आपकी भीड़ होती है और साथ ही साथ आपका फेयर भी कम हो जाता है क्योंकि होटल के कॉस्ट और भोजन के कॉस्ट आपको दोनों ही कम देखने को मिलेंगे। और रही बात अगर आप मानसून की यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आषाढ़ में यात्रा नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है और आपका बारिश में पूरे यात्रा का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सितंबर से अक्टूबर वाला समय का कार है, 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो आप कोई भी एक कार बुक करा लीजिए। खुद से होटल लेना चाहते हैं, खुद ही अपने खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो टैक्सी अगर आप बुक कराते हैं 4 सीटर गाड़ी तो इसका जो कॉस्ट पड़ जाता है ये दोस्तों आपका 30,000 से 40,000 रुपए के आसपास चला जाता है। ये खाने पीने के खर्चे इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। और अगर रही बात आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। रूट आप गूगल मैप के हेल्प से पहुंच सकते हैं। आपका खर्चा डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा क्योंकि पर्सनल गाड़ी है। प्रश्न रहेंगे उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किस यात्रा का आप वीडियो चाहते हैं, मैं जरूर आपके लिए प्रकाशित करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।